गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्पेशल स्टूडेंट जो हमारे हैं डीएड, जिनकी फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम अभी रनिंग में है, तो उनका आज अपन पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर 3। ठीक है ना? पेपर नंबर 3 जो आपका 30 जून 2026 को होने वाला है। और पेपर नंबर 3 के बारे में आज अपन पूरा एनालिसिस करेंगे। जिन्होंने अब तक पेपर नंबर 3 की पढ़ाई कर ली है, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी की है, और यदि आप इस 1 घंटे के वीडियो को भी आप देख लेते हैं, तो भी आपका पेपर जो है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। आराम से आप 45 में से आपको 18 नंबर जो हैं वो पास होने के लिए चाहिए। ठीक है ना? तो 18 से 20 नंबर, 22 नंबर आपके आराम से इसके अंदर जो है आपको आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पहली यूनिट की। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ाई करनी है वो इस प्रकार से करनी है कि पहली यूनिट के अंदर आपको दिया क्या गया है। पहली यूनिट के अंदर आपको मूल्यांकन की अवधारणा दी गई है। तो आपको मूल्यांकन मेन है कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, मूल्यांकन के क्या फायदे हैं। ठीक है ना? तो मूल्यांकन के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बस। इसके अलावा आपको पहली यूनिट में कुछ ना पढ़ें। जैसे यहाँ पर आपको दिया कि स्क्रीनिंग, मूल्यांकन, मूल्यांकन परीक्षण और माप की परिभाषा और अर्थ पढ़ना है। निदान और प्रमाणन के लिए मूल्यांकन, बौद्धिक मूल्यांकन, उपलब्धि, योग्यता और अन्य मनोवैज्ञानिक आकलन पढ़ने हैं। विकासात्मक मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन, प्रवेश स्तर, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन पढ़ना है। औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन, शैक्षिक में अवधारणा, अर्थ और भूमिका समायोजन, मानकीकृत मानक संदर्भित परीक्षण एनआरटी, और शिक्षक निर्मित या अनौपचारिक मानदंड संदर्भित परीक्षण सीआरटी। विकासात्मक विकलांगता वाले छात्रों का मूल्यांकन करते समय विचार करने योग्य बात है। ये अपन पहली यूनिट में पढ़ेंगे। आपको जो भी इस समय पढ़ना है, जो इस समय याद रखना है, वो ही यहाँ पर मैं आपको कवर करूँगा। बाकी की पूरा जो है वो टॉपिक कवर नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर इसका अर्थ देखते हैं। तो मूल्यांकन के बारे में आपको एक लाइन यहाँ पर ऊपर वाली पढ़ लेनी है और कुछ नहीं करना है। मूल्यांकन व्यक्ति को समझने और इसके लिए आवश्यक सेवाओं की प्रोग्रामिंग के लिए एक सतत प्रक्रिया है। आपको सबसे पहले मूल्यांकन का मतलब समझना है। मूल्यांकन का मतलब क्या है कि यदि आपको किसी व्यक्ति को समझना है और समझ करके यदि आपको उसके आगे की योजना तैयार करनी है, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। इतना अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद अपन को यहाँ पर जैसे परिभाषा यहाँ पर दी गई है, वॉलेस, लार्सन और एल्किंसन 1992 के अनुसार। इसको आप याद कर सकते हैं यदि आपको याद हो जाए तो। अब मूल्यांकन क्यों जरूरी है, उसके आपको 3 चरण दिए गए हैं कि मूल्यांकन क्यों। यहाँ पर 3 चरणों में संभावित समस्याओं वाले छात्रों की स्क्रीनिंग और पहचान करना। इस मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम जो बच्चे को पहचान सकते हैं, मेन इसका जो कारण है वो ये है कि हम बच्चे की पहचान कर सकते हैं मूल्यांकन करके, उसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। दूसरा इसका हो गया विशेष छात्र के लिए उपयुक्त शिक्षण कार्यक्रम और रणनीतियों का निर्धारण और मूल्यांकन करना। यदि आप उस बच्चे को पहचान जाएंगे तो उसके लिए आप एक अच्छे से अच्छा शैक्षणिक कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर पाएंगे। एक छात्र की कार्यकारिणी, कार्यप्रणाली और शैक्षिक आवश्यकताओं के वर्तमान स्तर को निर्धारित करना। एक जो बच्चा है उसकी कार्यप्रणाली और जितनी भी वर्तमान में उसकी शिक्षा से संबंधित आवश्यकताएं हैं, हम उनको निर्धारित कर सकते हैं मूल्यांकन के बाद। तो आपको ये 3 चरण जो है मूल्यांकन के, ये आपको याद रखने हैं। अब अपन को मूल्यांकन के उद्देश्य भी आपको इनको पढ़ने कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है, मूल्यांकन क्यों जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला उद्देश्य दिया गया प्रारंभिक जांच और पहचान। कि सबसे पहली बात तो यह कि हम बच्चे की जांच और पहचान इससे कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य हो गया शिक्षण कार्यक्रम और रणनीतियों का निर्धारण और मूल्यांकन। वो की वही अपन ने ऊपर जो बात पढ़ी है वही यहाँ पर पढ़ रहे हैं। शिक्षण कार्यक्रम और रणनीतियों का निर्धारण, आप मूल्यांकन करोगे तो पहचान जब बच्चे की हो जाएगी, तो उसके बाद में आप उस बच्चे के लिए आराम से एक शैक्षिक कार्यक्रम जो है वो निर्धारण कर सकते हैं। वर्तमान प्रदर्शन स्तर और शैक्षिक आवश्यकता का निर्धारण, वर्तमान का उसका शैक्षिक स्तर कैसा है, किस स्तर पर वो पहुंचा है, शिक्षा की आवश्यकता उसको कैसी है, तो उसका निर्धारण भी आप कर पाएंगे। वर्गीकरण और कार्यक्रम प्लेसमेंट के बारे में निर्णय, आप उसका वर्गीकरण भी कर सकते हो, प्लेसमेंट के बारे में भी आप एक निर्णय ले सकते हो। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम जो आपकी आईईपी होती है उसका भी डेवलपमेंट हम कर सकते हैं मूल्यांकन के द्वारा।
व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम की अपन प्रभावशीलता को भी देख सकते हैं कि ये प्रभाव जमा रहा है या नहीं, इसका प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मूल्यांकन का अर्थ याद रखना है, मूल्यांकन के उद्देश्य, ये दो चीज यहाँ पर अपन को पढ़नी है, ठीक है ना। इसके बाद अपन को ये सारी चीजें जो हैं वो आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम क्या है ये अपन को ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम क्या है। तो आपको पता है व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम हम आईईपी को कहते हैं, जिसमें एक बच्चे की केस स्टडी तैयार की जाती है। वो बच्चा जो है वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसके माता पिता कौन है, माता पिता की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी डिसेबिलिटी है, बच्चे के ये समस्या कब से आ रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो अपन की पूरी आईईपी है, मतलब व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम है। इसकी फुल फॉर्म भी अपन को ध्यान रखनी है, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है ना। एक आईईपी के बारे में अपन को ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। आपसे छोटे प्रश्न के रूप में ये पूछा जा सकता है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, तो आपको लिखना है उसमें सतत प्रक्रिया है, ठीक है ना। मूल्यांकन कैसी है, सतत है। सतत का मतलब ये निरंतर होती है, लगातार होती रहती है। आज आपको मूल्यांकन किया, कल आपको जरूरत पड़ेगी, इसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी, फिर जरूरत पड़ेगी। अब अपन को पढ़ना है आकलन। ये आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए, यहाँ पर आकलन का मतलब जो है वो इम्पोर्टेंट मान के चलिए। आकलन को आप जरूर पढ़ के चाहें कि आकलन क्या होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पर बिल्कुल अपन के लिए परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आकलन के बारे में। देखिए तो आकलन क्या है। अपन को आकलन की 2 लाइन पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी ज्ञात उद्देश्य या लक्ष्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है। लक्ष्य ये जो आकलन है ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ज्ञात उद्देश्य, मतलब हमको पहले से पता होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के या लक्ष्य के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब उससे संबंधित जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, आकलन के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसमें लक्ष्य पहले ही निर्धारित है, ठीक है ना, उद्देश्य आपका पहले ही निर्धारित है, उससे संबंधित हम जानकारी हासिल करते हैं, वो आपका क्या है, आकलन है। अब आकलन से संबंधित अपन को, ये आपने मूल्यांकन के बारे में पहले पढ़ ही लिया है, ठीक है ना। अब मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है, मूल्यांकन की प्रकृति ये भी अपन को पढ़नी है। प्रकृति यह व्यवस्थित प्रक्रिया, आपको पता है मूल्यांकन पूरी व्यवस्था के अनुसार चलता है, ये व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह एक सतत गतिशील प्रक्रिया है, जो आपको पहले बता दी कि लगातार होने वाली प्रक्रिया है, गतिशील है, सतत है, ये अपन को ध्यान रखना है। इसमें माप के विभिन्न प्रकार के परीक्षण और तकनीकें शामिल हैं। इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के परीक्षण और तकनीक, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर शामिल होती हैं। किसी शैक्षिक कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य पर जोर देना, ये शैक्षिक कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य पर क्या देती है, जोर देती है। शैक्षिक कार्यक्रम का कोई भी प्रमुख उद्देश्य हो। परीक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन में क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया है। जैसे आप किसी भी बच्चे के बारे में मूल्यांकन पहले करेंगे तो उसके बाद ही आप उसके बारे में कुछ निर्णय ले पाएंगे। परीक्षा क्या होती है, परीक्षा परीक्षा एक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य कई अन्य विषय, उदाहरण के लिए विश्वास में परीक्षार्थियों के ज्ञान कौशल योग्यता वर्गीकरण को मापना है। परीक्षा क्या है, ये भी एक मूल्यांकन का तरीका है, जिसमें क्या है कि हम सभी विषयों के बारे में क्या करते हैं, ज्ञान कौशल योग्यता और वर्गीकरण, इन सबको हम क्या करते हैं, मापते हैं। सबको क्या करते हैं, मापते हैं। ये आपकी परीक्षा है। परीक्षा के बारे में अपन को परिभाषा के याद रखनी है। ये परीक्षण की प्रकृति आप देख लेना, इनके पॉइंट, जो पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें हैं वो पॉइंट टू पॉइंट अपन को याद रखनी है, ठीक है ना, पढ़नी है। इसके अलावा अपन को ज़्यादा क्या है नहीं पढ़ेंगे। परीक्षण की प्रकृति क्या है, परीक्षण क्या होता है, विश्वसनीय, मतलब परीक्षण पर आप विश्वास कर सकते हैं। एक परीक्षण वैध है, वैध है मतलब ये बिल्कुल वेरीफाई है कानूनन रूप से या कैसे भी रूप से वैध है। यह वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ मतलब विकल्पात्मक है। ये मानदंडों के साथ पूरा करना होगा, जितने भी अपन को जो भी परीक्षण है उसके जो भी मानदंड हैं उनका अपन को क्या करना है, पालन करना पड़ेगा। महंगा नहीं होना चाहिए, ये महंगा नहीं होना चाहिए परीक्षण। कम समय लेने वाला हो,
परिणाम और उसका क्रियान्वयन अवश्य होना चाहिए। जो भी परिणाम निकले और उसका आगे अपन उसको प्रोसेस में करें, क्रियान्वयन करें। इसकी व्यवहार्यता, इसके व्यवहार के बारे में भी अपन को देखना है। शैक्षिक मूल्य होने चाहिए परीक्षण में। क्या होना चाहिए? शैक्षिक मूल्य होने चाहिए। ये इसकी प्रकृति को भी, अपन परीक्षण की प्रकृति को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इम्तिहान, जो आपको पता है कि परीक्षा का ही एक उर्दू शब्द है। इम्तिहान 1610 के दशक में उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है ज्ञान का परीक्षण। इम्तिहान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का परीक्षण। यदि आपको परीक्षा शब्द भी विकल्प में मिल जाए तो इम्तिहान का मतलब परीक्षा भी होता है। ये अपन को इतना ध्यान रखना है। माप क्या होती है? माप के बारे में, जो भौतिक वस्तुएं अपन की होती है उनके गुण या आयाम को जो हम नापते या निर्धारित करते हैं, वे आपकी क्या होती है? माप होती है। माप का अर्थ अपन को जो है ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है? यह परीक्षण आईक्यू को मापता है। हमारे यहाँ पर माप कहाँ कहाँ पर काम आएगी? लीटर, मीटर या किलो, ऐसा कुछ हमारे यहाँ पर माप नहीं होती है। हमारे यहाँ पर किसकी माप होती है? आईक्यू लेवल की माप होती है। आईक्यू लेवल के अनुसार आपको बता रखा है हमने कि माइल्ड, मॉडरेट, सर्व और प्रोफाउंड, ये अपन ने 4 तरह की बता रखी है। जो आपकी माइल्ड जो होती है 50 से 70 होती है, मॉडरेट जो होती है वो 35 से 50 होती है, और यदि बात करते हैं अपन सर्व की, ठीक है ना, तो 20 से 35 तक होती है, और प्रोफाउंड जो होती है वो 0 से 20 का आईक्यू लेवल होता है। माप की प्रकृति क्या है? इसके 4-5 पॉइंट हैं कि प्रकृति में मात्रात्मक होने चाहिए। आपको पता है माप तो मात्रात्मक ही होगी। सटीक, और सटीक होना चाहिए मतलब बिल्कुल ही इसका जो एग्जैक्ट माप अपन को पता होना चाहिए। विश्वसनीय होना चाहिए। ये तो मतलब ऐसे पॉइंट हैं जो आपको वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ये 3 पॉइंट तो आप कहीं भी कैसे भी लिख दो। प्रकृति पूछे तो हर जगह लिख दो। जहाँ पर आपको जैसे माप की प्रकृति पूछ ली, परीक्षण की प्रकृति पूछ ली, आपसे मूल्यांकन की प्रकृति पूछ ली, तो आप लिख दो विश्वसनीय होना चाहिए, वैध होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आप आराम से लिख सकते हो। ये आपकी पहली 1.1 यूनिट है। निदान और प्रमाणन के लिए मूल्यांकन, बौद्धिक मूल्यांकन, उपलब्धि, योग्यता और अन्य मनोवैज्ञानिक आकलन, ये अपन पढ़ेंगे 1.2 के अंदर। ये मूल्यांकन का उद्देश्य इस प्रकार है। मूल्यांकन के उद्देश्य जो है वो आपने पहले पढ़ लिए हैं, वही उद्देश्य हैं, ठीक है ना। अपन को अलग से कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकारों का वर्गीकरण, तो यहाँ पर प्रकारों का वर्गीकरण दिया गया है, ये 2 देख लेना आप, बाकी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बौद्धिक मूल्यांकन अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बौद्धिक मूल्यांकन के बारे में अपन को पढ़ना है। 20वीं सदी में बहुत कुछ बदल गया है। भाषा और भाषण पैटर्न पर आधारित मूल्यांकन से संवेदी भेदभाव की ओर बढ़ गया है, जिसमें अधिकांश प्रारंभिक मूल्यांकन मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए होते हैं। अपन को तो कुल मिलाकर ये देखना है कि मूल्यांकन का तो मतलब हमने समझ लिया, लेकिन बौद्धिक मूल्यांकन क्या है? तो बौद्धिक मूल्यांकन क्या है? जो ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू लेवल 70 से कम है, या उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनका मानसिक विकास सही नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए हमको बौद्धिक मूल्यांकन का उपयोग करना होता है। ये अपन को बौद्धिक मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। बुद्धि परीक्षण के प्रमुख प्रकार। बुद्धि का परीक्षण कैसे कर सकते हैं अपन, या बुद्धि का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? देखिए, वैक्सलर व्यक्तिगत उपलब्धि परीक्षण, ये इनका क्या सिद्धांत है ना। वुडकॉक जॉनसन का संज्ञानात्मक विकलांगता का परीक्षण, वैक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंट स्केल। ये आपको नाम ध्यान नहीं रहेंगे। यदि नाम ध्यान रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना। इसके बाद अपन की जो ये है विकासात्मक मूल्यांकन और शैक्षिक मूल्यांकन, प्रवेश स्तर, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, इनके बारे में अपन इसके अंदर देख लेते हैं। प्रवेश स्तर का आकलन। प्रवेश स्तर के छात्रों की शैक्षणिक साक्षरता का आकलन, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आने वाले छात्रों की पढ़ने और लिखने की विशिष्ट मांगों का सामना करने के लिए उनकी तत्परता का आकलन करने की आवश्यकता, जो उनके अध्ययन के वांछित स्थान की भाषा निर्देश में सामना की जाएगी।
सामान्य कारण है। प्रवेश स्तर का आकलन है। प्रवेश स्तर का आकलन मतलब जब किसी बच्चे को हम शुरुआत में शैक्षिक स्तर के अंदर जब उसका प्रवेश देते हैं तो उस समय अपन जो उसके ज्ञान की पहचान की जाती है, ठीक है ना, वो आपका प्रवेश स्तर का आकलन होता है। ये अपन को इतना सा ध्यान रख लेना। रचनात्मक आकलन क्या है, जो आपको पता है। रचनात्मक आकलन का मतलब जो वो किस प्रकार बच्चा सीख रहा है, यहाँ पर दिया गया है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, सीखने के दौरान प्रतिक्रिया और जानकारी प्रदान करता है। जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, परीक्षण की उसकी अवधि चल रही है, उसकी सीखने की अवधि चल रही है, सीखने के दौरान बच्चा किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा किस प्रकार से अपने जो है जवाब दे पा रहा है, तो वो रचनात्मक आकलन के अंदर आता है। वो किसके अंदर आता है? रचनात्मक आकलन के अंदर आता है। रचनात्मक मूल्यांकन के यहाँ पर प्रकार आपको दिए गए हैं, जैसे कक्षा में गतिविधियों के दौरान अवलोकन। कक्षा में वो बच्चे जो हैं वो किस प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, किस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसका अवलोकन हम कर सकते हैं। परीक्षा और कक्षा चर्चा के लिए समीक्षा के रूप में गृह कार्य। परीक्षा में अपन क्या है, बच्चों के साथ में चर्चाएं कर सकते हैं, बच्चों के साथ किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। प्रतिबिंब पत्रिकाएं, जिनमें सेमेस्टर के दौरान समय समय पर समीक्षा की जाती है। प्रतिबिंब पत्रिकाएं ये भी अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो सेमेस्टर के दौरान, जैसे आपने देखा होगा पहले एक वर्ष में एक एग्जाम होती थी, लेकिन अब एक वर्ष में दो एग्जाम हो रही हैं, मतलब उसमें आपको क्या कर दिया है, सेमेस्टर प्रणाली कर दी है। तो सेमेस्टर के दौरान समय समय पर उसकी समीक्षा कर ली जाती है। प्रश्न और उत्तर सत्र, औपचारिक योजनाबद्ध अनौपचारिक दोनों। प्रश्नोत्तर अपन बच्चे के साथ में कर सकते हैं, जैसे हम प्रश्न बोलें बच्चा उत्तर दे दे। सेमेस्टर में विभिन्न बिंदुओं पर प्रशिक्षक और छात्र के बीच सम्मेलन। सेमेस्टर में हम क्या है, विभिन्न काफ़ी बिंदु ले लेंगे और बिंदुओं से हम प्रशिक्षक जो शिक्षक है, प्रशिक्षित है पहले से ही, और छात्र, इन दोनों के बीच में हम क्या है, एक सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। कक्षा में होने वाली गतिविधियां जहाँ छात्र औपचारिक रूप से अपने परिणाम प्रस्तुत करता है। कक्षा में ऐसी एक्टिविटी जिसमें डायरेक्ट औपचारिक परिणाम सामने आते हैं, ये भी इसका हो सकता है। समय समय पर निर्देश के बारे में विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर देकर और उनके प्रदर्शन और प्रगति का आत्ममूल्यांकन करके छात्रों की प्रतिक्रिया एकत्र की जाती है। इसको अपन छोड़ देना भले ही। एक सारांशित मूल्यांकन, ये अपन को पढ़ना है। सारांशित मूल्यांकन क्या होता है? किसी विशेष समय पर यह निर्धारित करने के लिए समय समय पर योगात्मक मूल्यांकन दिए जाते हैं, छात्र क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। कई लोग योगात्मक मूल्यांकन को केवल राज्य मूल्यांकन जैसे मानकीकृत परीक्षणों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन उनका उपयोग जिला और कक्षा कार्यक्रमों में भी किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। योगात्मक मूल्यांकन जो है, सारांशित मूल्यांकन, ये विशेष समय पर निर्धारित करने वाला और समय समय पर होने वाला एक योगात्मक मूल्यांकन है। क्या है ये? योगात्मक मूल्यांकन है। इसमें अपन ये समझते हैं, ये आकलन करते हैं, ये अपन परीक्षण करते हैं कि बच्चा कौन सी चीज़ जानता है, कौन सी चीज़ नहीं जानता, बच्चा क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। ठीक है ना। अब इसमें योगात्मक मूल्यांकन के प्रकार आपको दे रखे हैं, जैसे परीक्षाएं, आप परीक्षाएं ले सकते हैं बच्चों की। परीक्षा से आपको पता चल जाएगा कि बच्चा क्या जानता है और क्या नहीं जानता है। अंतिम परीक्षा, जैसे हम लास्ट वर्ष भर में एक दो तीन 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 चार चार परीक्षाएं होती हैं, तो लास्ट की परीक्षा को अपन फाइनल परीक्षा के रूप में ले सकते हैं। टर्म पेपर, पूरे उस सेशन के अंदर अपन एक या दो या तीन टर्म बना सकते हैं कि भैया 3 3 महीने में आपकी एक एक एग्जाम होगी। परियोजनाएं बना सकते हैं। पोर्टफोलियो, इसके विकास के दौरान एक रचनात्मक मूल्यांकन के रूप में भी मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रदर्शन करवा के एक्टिविटी के द्वारा पाठ्यक्रम का छात्र मूल्यांकन, पाठ्यक्रम जो आपने निर्धारित किया है कि भैया आपको ये पढ़ना है, उसका मूल्यांकन करके आप कर सकते हो। और प्रशिक्षक का स्वयं मूल्यांकन, जो आपका प्रशिक्षक है, जो टीचर है, वो खुद स्वयं मूल्यांकन करके भी बच्चों के बारे में यहाँ पर पता लगा सकता है। अब आपकी रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के बीच अंतर यहाँ पर आपको दिया गया है। ये थोड़ा सा अंतर आप जो है यहाँ पर पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है ना। औपचारिक अनौपचारिक मूल्यांकन के बारे में अपन को यहाँ पर पढ़ना है। औपचारिक आकलन ऐसे डेटा है जो परीक्षण से निकले निष्कर्षों का समर्थन करते हैं। जो परीक्षण से जो भी निष्कर्ष आप निकालेंगे, उन सभी निष्कर्षों का समर्थन करने वाले जो होते हैं वो औपचारिक आकलन कहे जाते हैं।
जो भी निष्कर्ष निकलता है मूल्यांकन करने के बाद में आपने जो भी निष्कर्ष निकाला उसको उसका समर्थन जो करते हैं वो आपके औपचारिक आकलन होते हैं। अनौपचारिक आकलन क्या होते हैं कि ये डेटा आधारित नहीं है, इनको इनका कोई भी स्रोत या डेटा उपलब्ध नहीं है। ये कैसे हैं, बल्कि सामग्री और प्रदर्शन संचालित हैं। सामग्री और प्रदर्शन के द्वारा ये क्या होते हैं, संचालित होते हैं। मतलब बच्चे के पास में कौन सी सामग्री है और उस सामग्री को वो किस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा है, किस प्रकार से वो उसको यूज कर रहा है। जो चीज़ अपन को परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है वही चीज़ अपन यहाँ पर, इनका थोड़ा थोड़ा सा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन जो है इनके बारे में थोड़ी सी अपन देख लेना कि ये किससे संबंधित है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि बच्चा जो है वो निर्धारित मानदंड के अनुसार कौशल का प्रदर्शन करने में सक्षम है या नहीं। इतनी सी ध्यान रखो कि यदि आपको मानदंड संदर्भित मूल्यांकन आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि अपन को इसके अंदर ऐसा कौशल का प्रदर्शन ऐसे जो मानदंड है निर्धारित करने जिसमें बच्चे के कौशल का प्रदर्शन हम देख सकें कि बच्चा प्रदर्शन करने में सक्षम है या सक्षम नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा कौन सा होता है, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन कहलाता है। एक पाठ्यचर्या आधारित मूल्यांकन सीबीए, ठीक है ना, इसको अपन क्या करेंगे, पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन की अवधारणा नई नहीं है, कई वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है। सीबीए को नियमित स्कूलों में कम उपलब्धि हासिल करने वाले और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से निपटने के साधन के रूप में विकसित किया गया है। इसमें अपन को ध्यान रखना, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या आधारित मूल्यांकन है। पाठ्यचर्या मतलब बच्चे के लिए जो आपने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है और उस निर्धारित पाठ्यक्रम में क्या क्या है जो बच्चे को आता है या नहीं आता है, या बच्चे ने उसमें से कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ये सारा आपका सीबीए के अंदर आता है, मतलब पाठ्यचर्या आधारित मूल्यांकन के अंदर आता है। यहाँ पर आपको दिया है, इसका उपयोग पाठ्यक्रम से प्राप्त क्रमिक रूप से व्यवस्थित उद्देश्यों की एक श्रृंखला पर एक छात्र के प्रदर्शन के प्रत्यक्ष और लगातार माप करने का अभ्यास है। मतलब बच्चे को जो पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम दिया गया है उसका क्रमिक रूप से, मतलब उसका एक क्रम के बाद एक दूसरा क्रम, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके वो उसकी पढ़ाई कर रहा है। एक आपका है टीएमटी, शिक्षक निर्मित परीक्षण, मतलब शिक्षक खुद अपने हिसाब से भी परीक्षण का तरीका निर्मित कर सकता है। शिक्षक निर्मित परीक्षण मानकीकृत परीक्षण का एक विकल्प है जो छात्र की समझ को मापने के लिए प्रशिक्षक द्वारा लिखा जाता है। मतलब एक जो शिक्षक होता है वो छात्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, खुद उसका मूल्यांकन करता है, खुद उसका परीक्षण करता है। इसको हम क्या कहते हैं, शिक्षक निर्मित परीक्षण कहते हैं। 1.5 के अंदर अपन को विकासात्मक विकलांगता वाले छात्रों का मूल्यांकन करते समय विचार करने योग्य बात। आप यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बातों पर विचार करना चाहिए या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ये अपन को यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी मानकीकृत मूल्यांकन के वैध और सबसे नवीनतम संस्करण का उपयोग करें। जो भी मूल्यांकन वैध हो, अच्छा मूल्यांकन हो और सबसे उस मूल्यांकन का भी सबसे नया जो संस्करण है उसका हमें प्रयोग करना चाहिए मूल्यांकन के लिए। मानकीकृत और गैर मानकीकृत मूल्यांकन और अन्य डेटा स्रोत सहित कई उपायों का उपयोग करें। आपको मानकीकृत और गैर मानकीकृत दोनों मूल्यांकन या फिर अन्य जगह से या कई दूसरी जगह से भी यदि आपको कोई भी डेटा स्रोत मिलता है तो उन सब का क्या करना चाहिए, आपको उपयोग करना चाहिए। तीसरा है आपका आइडिया 2004 और इसके विनियमों में विशिष्ट सीखने की अक्षमताओं की परिभाषा के सभी घटकों पर विचार करें। आइडिया 2004 जो है उसके जितने भी घटक हैं सभी घटकों पर विचार करके आप बच्चे का मूल्यांकन आपको करना चाहिए। नंबर 4 है धारणा में संज्ञानात्मक और एकीकृत कठिनाइयों के विशिष्ट क्षेत्रों सहित मोटर संबंधी संवेदी संज्ञानात्मक संचार और व्यवहार के क्षेत्रों में कामकाज या क्षमता स्तरों की जांच करनी है। अपन को पूरा बच्चे का क्या है, मोटर कौशल, स्किल वगैरह सारे क्षेत्रों की अपन को मूल्यांकन करना चाहिए।
पांचवा है मानकीकृत उपायों के प्रशासन, स्कोरिंग, रिपोर्टिंग के लिए स्वीकृत और अनुशंसित प्रक्रियाओं का पालन करें। अपन को बच्चे की स्क्रीनिंग से स्कोरिंग से संबंधित हो, चाहे उसकी क्या है रिपोर्टिंग से संबंधित हो, इन सब का मूल्यांकन हमको जो प्रक्रिया है उसकी, उसका अपन को पालन करना चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो विश्वास अंतराल और माप की मानक त्रुटियां प्रदान करें। एकत्र किए गए मानकीकृत और अनौपचारिक डेटा को इकट्ठा करें। मतलब जो भी आपने डेटा का संकलन किया है, संग्रह किया है, उसको अपन क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे। और जो जानकारी आपने इकट्ठी की है उस जानकारी को संतुलित करना है, बच्चों के सामने उसका प्रदर्शन करना है और बच्चों के साथ मिलकर उसकी चर्चा करनी है। ये आपके पॉइंट यहाँ पर। दूसरी जो आपकी यूनिट है मूल्यांकन में विशेष शिक्षक की भूमिका। आप यदि बच्चे का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपके जो टीचर हैं उस टीचर की क्या भूमिका यहाँ पर रहने वाली है, वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसमें 2.1 में देखते हैं कि क्या क्या है। स्क्रीनिंग उपकरण, शैक्षिक सेटिंग और प्रयुक्त उपकरणों में दायरा और महत्व। मतलब स्क्रीनिंग उपकरण, स्क्रीनिंग से संबंधित आपको पता है क्या होता है। स्क्रीनिंग एक संक्षिप्त सरल प्रक्रिया जिसका उपयोग उन शिशुओं और छोटे बच्चों की पहचान करने के लिए किया जाता है जिन्हें संभावित स्वास्थ्य, विकासात्मक या सामाजिक भावनात्मक समस्याओं का खतरा हो सकता है। ऐसे बच्चे जिनको आगे भविष्य में संभावित कोई चिकित्सा से संबंधित खतरा हो या उसके विकास से संबंधित या सामाजिक कोई भी खतरा हो, यदि उसकी हमको क्या करनी है, पहचान करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग का उपयोग करते हैं। अर्थ यहाँ पर स्क्रीनिंग का अर्थ जो है वो अपन को यहाँ पर पढ़ लेना है। अब अपन को स्क्रीनिंग के बारे में पढ़ना है। जैसे विकासात्मक स्क्रीनिंग सबसे पहले अपन देखेंगे। विकासात्मक स्क्रीनिंग संज्ञानात्मक, मोटर, संचार या सामाजिक भावनात्मक देरी जो के जोखिम वाले छात्रों की प्रारंभिक पहचान है। जो बच्चे जो हैं संज्ञानात्मक और मोटर, संचार, सामाजिक, भावनात्मक, इन सब जो डेवलपमेंट है, यदि इसमें विकास, इनके विकास में देरी हो रही है तो इसका मतलब है कि वो विकासात्मक स्कैनिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन से जो है स्कैनिंग के उपकरण यहाँ पर हैं, डोमेन शामिल किए गए हैं। देखिए अनुभूति, सबसे पहले अनुभूति अपन को होनी चाहिए। ठीक और सकल मोटर कौशल, आपका जो मोटर कौशल है वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वाणी और भाषा आपकी सही होनी चाहिए। सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए आप सही दिशा में जो है वो कार्य कर सकें, ऐसा भी होना चाहिए। और सामाजिक भावनात्मक स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, ये क्या है, सामाजिक भावनात्मक स्क्रीनिंग जो है वो हमारे समाज से संबंधित और बच्चे के खुद के व्यवहार से संबंधित होती है, जिसमें भावनाओं को व्यक्त कर और नियंत्रित करें। अपनी जो भावनाएं हैं उनको हमें व्यक्त करना है और नियंत्रण भी में भी रखना है। मतलब यदि आपकी भावनाएं जो हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी भावनाएं बहुत ज़्यादा आगे चली जाती हैं और हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, तो उस पर कंट्रोल भी हमको करना होता है। करीबी और सुरक्षित रिश्ते बनाएं। जो भी आप रिश्ते बनाएं उनको आप नज़दीक से बनाएं, उसके परिवेश का अन्वेषण करें और सीखें। और जो भी परिवेश जो है आपका, उसका आपको अन्वेषण करना है, मतलब उसका अनुसरण आपको करना है। मानसिक स्वास्थ्य जांच, जो आप जानते ही हैं कि अपन बच्चे की क्या है कि उसके दिमाग की, उसके मस्तिष्क की अपन जांच कर सकते हैं कि उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसका सीखने का तरीका कैसा है, कौन से विधि से वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, कैसे कर सकता है। 2.2 में विशेष शिक्षक द्वारा किए गए औपचारिक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन, सत्रांत मूल्य। देखिए 4 मूल्यांकन यहाँ पर अपन को दिए गए हैं। 4 मूल्यांकन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको भले ही कुछ मत आए। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर अपन थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें पूरा थ्योरेटिकल तरीके से दिया गया है, तो थ्योरेटिकल तरीके से आपको जो है ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा अपन वैसे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन का औपचारिक मूल्यांकन जो होता है, औपचारिक, आपको पता है औपचारिक शिक्षा क्या होती है। यदि आपको औपचारिक शिक्षा का पता है तो औपचारिक मूल्यांकन आप आराम से समझ सकते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो शिक्षा संस्था के अंदर दी जाए, एक नियम से दी जाए, उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित उसकी संस्था होती है जहाँ पर बच्चे को पढ़ना होता है ना, वो होता है औपचारिक शिक्षा। जैसे आपका स्कूल है तो आपका स्कूल है तो वो औपचारिक संस्था है। आंगनबाड़ी केंद्र है,
ठीक है ना, जहाँ पर एक नियमित रूप से बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो ये औपचारिक मूल्यांकन का होगा, जो स्कूलों में जो बच्चे का परीक्षण करने के लिए, बच्चे का आकलन करने के लिए, बच्चे के बारे में जानने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है वो आपका कौन सा है, औपचारिक मूल्यांकन है। पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन, मतलब जैसे जो बच्चा है, माना कि वो 7th क्लास के अंदर पढ़ रहा है और 7th क्लास का जो पाठ्यक्रम है वो आपने यहाँ पर निर्धारण कर रखा है पहले से, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इस पाठ्यक्रम को पूरी साल के अंदर जैसे 4 आप परीक्षा ले रहे हैं, 3 परीक्षाएं ले रहे हैं, तो उसमें उसको क्या करेंगे, हम उस पाठ्यक्रम को डिवाइड कर देंगे और पाठ्यक्रम को डिवाइड करने के बाद में हम उनसे परीक्षाएं उनकी आयोजित करेंगे या उनसे मौखिक परीक्षा लेंगे, लिखित परीक्षा जो भी है उससे उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन हम करेंगे। तो ये पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। एक शैक्षिक मूल्यांकन, जो अपने पूरे शिक्षा सत्र के दौरान जो मूल्यांकन किए जाते हैं वो हमारा शैक्षिक मूल्यांकन होता है, जिसमें अपन की शिक्षा से संबंधित सभी विषय शामिल हैं या अन्य जो अपन की शिक्षा से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान सब कुछ इसके अंदर शामिल होता है। एक सत्रांत मूल्यांकन, जो आपका सत्र एंड होते समय, मतलब अपन कहते हैं फाइनल एग्जाम, लास्ट एग्जाम जो होती है, जब बच्चे का एक कक्षा का सत्र खत्म हो जाता है तो उसकी जो अंतिम परीक्षा होती है वो आपका क्या कहलाता है, सत्रांत मूल्यांकन जो है वो कहलाता है। ये 4 तरह के मूल्यांकन यहाँ पर अपन के जो है वो आए हैं। चारों तरह के मूल्यांकन को अपन इतना सा समझ लेंगे। इसके बाद बढ़ेंगे अपन 2.3 की तरफ। शिक्षकों द्वारा किया गया औपचारिक मूल्यांकन, वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रमों आईईपी की योजना बनाने के लिए मूल्यांकन, शिक्षक द्वारा निर्मित और विभिन्न पाठ्यक्रम डोमेन में मानदंड संदर्भित परीक्षण। शिक्षकों द्वारा किए गए औपचारिक मूल्यांकन कौन कौन से, ठीक है ना। यहाँ पर अपन औपचारिक मूल्यांकन के बारे में आपने पढ़ लिया है कि ये हमारे विद्यालयों में किया जाता है, मतलब जहाँ पर पढ़ाई को एक संस्थागत तरीके से कराया जाता है वहाँ पर ये होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसमें अपन को आईपी टीम को ये निर्धारित करने में मदद करने के लिए किया जाएगा कौन कौन सी जो है मूल्यांकन प्रक्रिया है। अर्हक विकलांगता की उपस्थिति और प्रकृति, अपन को सबसे पहले विकलांगता की उपस्थिति और प्रकृति के बारे में जानना होगा, तब जाकर आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाओं के लिए पात्रता, विशेष शिक्षा के लिए और उससे संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं उनके लिए उसकी पात्रता सुनिश्चित करेंगे। विद्यार्थियों की आवश्यकताएं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए, विद्यार्थियों की क्या आवश्यकता और आवश्यकताओं को फिर हम कैसे पूरा करें, ये अपन को मूल्यांकन के होना चाहिए। और उपयुक्त अनुदेशात्मक रणनीति, आपको ऐसी अनुदेशात्मक रणनीति बनानी है जो बच्चों के लिए अनुकूल हो। इसमें भी अपन को क्या है कि पूरा जो दे रखा है ऊपर से ही अपन को जो है 2.3 के जो टॉपिक हैं यहाँ पर आपको दिया गया है। औपचारिक मूल्यांकन जो शिक्षक द्वारा किया जाए, शिक्षक द्वारा आपको पता है विद्यालय के अंदर परीक्षा के माध्यम से लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा या अन्य प्रकार से उसका मूल्यांकन किया जाता है। और यहाँ पर थोड़ा दे रखा है कि आईईपी की योजना बनाने के लिए, जो आपको पता है हम आईईपी की योजना कैसे बनाते हैं, आईईपी के बारे में आपको खूब पता है। शिक्षक द्वारा निर्मित विभिन्न पाठ्यचर्या डोमेन में मानदंड संदर्भित परीक्षण, ये हमने पहले मानदंड संदर्भित परीक्षण पहले हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को ऐसा 2.3 के अंदर कुछ भी यहाँ पर आपका नहीं है। 2.4 के अंदर है कि उन छात्रों का मूल्यांकन जिन्हें उच्च समर्थन की आवश्यकता है, गंभीर विकलांगता है, मतलब गंभीर विकलांग बच्चे जो हैं उनके लिए अपन को मूल्यांकन कैसे करें या उनको क्या मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो इसमें अपन को यहाँ पर अपन उसको समझ लो, यहाँ से ही समझ लो, क्योंकि जो चीज़ थॉर्टिकल होती है, थॉर्टिकल पढ़ने में अपन को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पर अपन समझ लें बच्चे कैसे हैं, आपके गंभीर बच्चे हैं, गंभीर बच्चे हैं। आपको पता है कि यदि बच्चे जो हैं माइल्ड हो, मॉडरेट हो, यदि माइल्ड और मॉडरेट बच्चे हैं तो उनका क्या है, वो एवरेज बच्चे हैं, उनको हम समावेशी शिक्षा के अंदर भी एजुकेशन दे सकते हैं, मतलब सामान्य बच्चों के साथ पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो गंभीर हैं, गंभीर विकलांगता वाले जो बच्चे हैं, ये आपको पता है इनका आईक्यू लेवल बहुत डाउन होता है और इनका अपन को मूल्यांकन करने के लिए या उनको कुछ सिखाने के लिए हमको सबसे बढ़िया प्रोग्राम जो है वो हमारे स्पेशल एजुकेशन में जो होता है
वो है आईईपी। मतलब आईईपी के द्वारा हम इन बच्चों को क्या कर सकते हैं, एक इनकी रणनीति बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इनकी रणनीति बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, इनकी एक रणनीति बनाएंगे। और रणनीति में लगभग इसमें जो दिया जाता है वो लगभग 25 जो है वो दिन की रणनीति इसमें बनाई जाती है। और उस रणनीति के अंदर बच्चे की क्या की जाती है, क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है ना। तो इतना सा यदि आपने आईईपी के बारे में ये जो देख लिया, तो इस यूनिट के अंदर आपका कुछ भी यहाँ पर नहीं है। 2.5 के अंदर है शिक्षक दक्षताएं और विभिन्न सेटिंग में मूल्यांकन में विशेष शिक्षा शिक्षक की भूमिका क्या है। विशेष शिक्षा शिक्षक की भूमिका क्या है, इसमें अपन को ये थोड़ा सा अपन को देखना है। एक कक्षा अनुदेश कई समावेशी कक्षाएं सह शिक्षण मॉडल पर आधारित हैं, जहां दोनों शिक्षक पूरे दिन उपस्थित रहते हैं। अन्य लोग पुश इन मॉडल का उपयोग करते हैं, जहां विशेष शिक्षा शिक्षक दिन के दौरान निश्चित समय पर पाठ प्रदान करते हैं। कक्षा अनुदेश जो होता है ये क्या है, सह शिक्षण पर मॉडल पर आधारित होता है। मतलब कहने का मतलब समावेशी शिक्षा पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, समावेशी शिक्षा पर। कक्षा अनुदेश, इसमें आपको पता है दोनों तरह के शिक्षक जो है मौजूद होते हैं, सामान्य एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन। आकलन के बारे में अपन पढ़ ही लिया है, ठीक है ना। छात्रों के लिए वकालत, वकालत का मतलब जो बच्चे हैं विशेष बच्चे, उनके लिए छात्र क्या क्या करते हैं। जैसे विशेष शिक्षा शिक्षण विकलांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वकील के रूप में कार्य करते हैं। वकील के रूप में कार्य करने का मतलब हो गया कि उनकी सुख सुविधाओं के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके पाठ्यक्रम के लिए वो क्या है, दूसरों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी हर संभव हेल्प करने का जो है वो प्रयास करते हैं। यूनिट 3 जो अपन की आ जाती है एएचडी वाले व्यक्तियों के मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें भी पूरी मूल्यांकन की प्रक्रिया अपन को चलने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अपन के 3.1 के अंदर क्या आता है। डाय डायनोग्नोस्टिक और सांख्यिकीय मैनुअल, डीएसएम, इसकी फुल फॉर्म थोड़ी सी याद रख लेना। यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये क्या है, ये पूरा पढ़ने वाला है। नैदानिक मानदंड, ये आप पढ़ लेना। नैदानिक मानदंड जो है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नैदानिक मापदंड, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको थोड़ा सा अपन पढ़ लेना कि ये क्या होता है। निम्नलिखित में से मौखिक गैर मौखिक संचार के सामाजिक उपयोग लगातार कठिनाइयां प्रकट होती, उपयोग में लगातार कठिनाइयां प्रकट होती है। जब आपकी मौखिक या गैर मौखिक संचार हो, मतलब बातचीत हो, तो आपका सामाजिक उपयोग में लगातार हमको क्या होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। यहाँ पर अपन को दिया कि सामाजिक उद्देश्यों के लिए संचार का उपयोग करने में कमी, जैसे अभिवादन करना, जानकारी साझा करना, सामाजिक संदर्भ के लिए उपयुक्त तरीके से। तो ये 3-4 पॉइंट यहाँ पर जो है अपन को दिए गए हैं। ये 3-4 पॉइंटों को अपन पढ़ लेना, लेकिन नैदानिक मानदंड को पढ़ अपन को अवश्य लेना है। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से, और इसमें थोड़ा सा आपको पूरा थ्योरेटिकल जो है वो मैटर है, जो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अपन को। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वही अपन को इसके अंदर पढ़ना है। एक यहाँ पर दिया है ऑटिस्टिक विकार। ऑटिस्टिक विकार जो है वो बच्चों के अंदर आत्म केंद्रित और मनोविकृति हो सकती है। मतलब बच्चा यदि खुद के लिए ही केंद्रित हो जाए, मतलब खुद के बारे में ही सोचे, तो वो आत्म केंद्रित होता है। मनोविकृति मतलब उसके यदि दिमाग के अंदर कोई विकार आ जाए तो उसका क्या होता है, वो उसको हम मनोविकृति कहते हैं। ये अपन के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी परीक्षा के लिए वही चीज़ अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। ये AHD अपन ने पढ़ ही लिया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये अपन ने पहले पढ़ लिया है। इसको और थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये चेकलिस्ट वगैरह जो है इसको रहने दो, जो चीज़ आपकी समझ में जल्दी आ जाए।
इसमें क्या है, पूरी यूनिट आपको क्या है, थोड़ी सी डेंजर करने वाली है। ये तो अपन ने पूरा एएचडी पढ़ रखा है। इसको भी आप रहने दो। 3.1 में अपन ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि 3.1 आपको थॉर्टिकल रहने वाली है, तो थोड़ा सा आपको समझ से बाहर रहेगी। बाकी एएचडी वगैरह के बारे में आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। सीखने की शैली और रणनीतियों का आकलन, व्यवहारिक, कार्यात्मक, अनुकूली, शैक्षिक और व्यावसायिक, ये इसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो जैसे आपको सीखने की शैली यहाँ पर आ गई, जो भी मैं आपको अपने पिछले पेपर में, सेकंड पेपर में भी अपन ने इसके बारे में पढ़ा है, सीखने की शैलियों के बारे में खूब पढ़ा है। 4 तरह की शैली आपको बताई है, खूब पढ़ा है। यहाँ पर दिया गया है दृश्य, श्रवण, स्पर्शनीय, गतिज शिक्षार्थी, इनके बारे में अपन ने खूब पढ़ा है। तो सीखने की शैलियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी आपको सीखने की शैलियाँ आई हुई है, तो अपन आराम से इनको अपन कर सकते हैं। देखिए, तस्वीर ये हमने पहले पढ़ ली, इससे पहले के पेपर में। श्रवण पढ़ लिया, काइनेस्थेटिक या स्पर्शीय, ये भी हमने पढ़ लिया। और एक आपकी होती है दृश्य, ये आपकी तस्वीर के अंदर आ गई दृश्य, श्रवण आ गई, काइनेस्थेटिक और स्पर्शीय, ये भी आपकी आ गई। एक मौखिक और इसके अंदर होती है, ये हमने पूरा पढ़ रखा है। ये मैंने आपको पूरा बता रखा है, विजुअली और म्यूजिकल, वर्बल और फिजिकल, ये आपको सारी सारी चीज़ आपको बता रखी है। सीखने की शैलियों का मूल्यांकन कैसे करें, तो जो शैली आपने लिखी है ना, सीखने की शैलियों का मूल्यांकन कैसे करें, यदि आपको शैली 4 याद है, 4 शैली कौन कौन सी, एक तो दृश्य मतलब या दृश्य या तस्वीर, एक आपकी हो गई श्रवण, एक हो गई आपकी काइनेस्थेटिक या स्पर्शीय, और एक आपकी कौन सी है, मौखिक। तो इन शैलियों के अनुसार ही आप इनका मूल्यांकन कर, जैसे मौखिक है तो मौखिक में हम प्रश्न पूछ करके बच्चे का पता लगाएंगे, दृश्य है तो उसमें हम कोई भी चीज़ दिखा करके पता लगाएंगे, और आपका स्पर्श वाली है तो स्पर्श करवा के पता लगाएंगे, ठीक है ना। श्रवण वाली है तो उसको हम बोल करके सुना करके पता लगाएंगे। क्रमानुसार रोग का निदान, किस प्रकार से क्रमानुसार अपन करेंगे, जैसे इसमें अपन को दी गई है सीखने की अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, एलडी या आईडी। एलडी या आईडी के बारे में आप खूब जानते हैं कि सीखने की अक्षमता है क्या, जो बच्चों का मानसिक विकास जो है वो अपने आयु के अनुसार नहीं होता है, वो बच्चे क्या होते हैं, अपन के बौद्धिक रूप से दिव्यांग होते हैं, मतलब वो आईडी बच्चे होते हैं, बौद्धिक रूप से अक्षम होते हैं। अक्षम, बौद्धिक अक्षमता इसको बोला जाता है। एडीएचडी, ये एडीएचडी जो बच्चे हैं, इनके गुस्से के नखरे और बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार को अति सक्रियता समझ लिया जा सकता है, और आंखों के संपर्क से बचना सावधानी के साथ भ्रमित हो सकता है। ये एडीएचडी जो बच्चे होते हैं, ये बार बार क्या है कि जैसे इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बार बार किसी चीज़ को, व्यवहार को, ये क्या है कि बहुत दोहराने का काम करते हैं और अति सक्रियता इसको समझ लिया जाता है। हम क्या समझते हैं कि बच्चा जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है, जबकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ है, उसके अंदर डिसेबिलिटी है। कौन सी डिसेबिलिटी है, एडीएचडी। सामाजिक संचार विकार, एससीडी, एससीडी वाले बच्चों को एससीडी, एएसडी, एएसडी वाले बच्चे समझना आसान है, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में बच्चों को की मौखिक और गैर मौखिक संचार क्षमताएं खराब हो जाती हैं। आपको पता है सामाजिक संचार विकार एएसडी, एस एससीडी जो बच्चे होते हैं, ये एससीडी बच्चे एएसडी वाला समझना आसान है, मतलब इनको एएचडी की तरह अपन बच्चों को समझ सकते हैं। इन बच्चों का मौखिक और गैर मौखिक संचार जो होता है, इनकी क्षमताएं खराब हो जाती है, मतलब मौखिक रूप से ना तो और ना ही ये गैर मौखिक रूप से, किसी भी प्रकार से ये बच्चे जो है वो सक्षम नहीं होते। गुणवान और प्रतिभाशाली, ये जो बच्चे हैं
स्पेशल में जो बच्चे गुणवान और प्रतिभाशाली होते हैं उनमें क्या होती है, उच्च बुद्धि और अविश्वसनीय रूप से अच्छी याददाश्त होती है। ये बच्चे क्या है, थोड़े से इनसे अच्छे होते हैं, इनका आईक्यू लेवल थोड़ा सामान्य बच्चों के लगभग समान होता है, तो इनकी याददाश्त भी अच्छी होती है और इनकी बुद्धि भी क्या है, अच्छी होती है। चिंता, ये तो आपको पता है कि ये एक रुग्णता है, एक बीमारी है, कहने का मतलब एक परेशानी है। बहुत से लोग सामाजिक रूप से या किस शैक्षिक रूप से या किसी भी रूप से जो है इसको भाषा विकार आपको खूब बता रखा है कि जब बच्चे को बोलने में या वाणी में कोई प्रॉब्लम हो, भाषा विकार होता है। श्रवण बाधिता आप आराम से जानते हैं, सुनने में प्रॉब्लम होती है। आसक्ति विकार, शुरुआती महीनों और वर्षों में व्यवहार महत्वपूर्ण माता पिता के अभाव और या अपेक्षा का इतिहास लगाव विकार वाले बच्चों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये जो ASD वाले बच्चों में अनुपस्थित है। इसके अलावा लगाव विकार वाले बच्चों को उपयुक्त देखभाल वाले वातावरण में रखे जाने पर उनकी सामाजिक संपर्क और भाषा क्षमताओं का विकास होता है। ये आसक्ति विकार है। आसक्ति मतलब हम किसी दूसरे पर आसक्त हैं, दूसरे पर हम आसक्ति रखते हैं, समाज पर आसक्ति रखते हैं। तो यदि इससे संबंधित कोई विकार यदि आ रहा है तो वो आसक्ति विकार के अंदर आता है। एक आपका प्रतिगमन और रिट, यदि आपने इतने भी पढ़ लिए तो भी बहुत बहुत है। आनुवांशिक विकार जो मैंने आपको बता रखा है, ये भी आप आराम से जानते हैं, आराम से आप लिख सकते हैं। मिर्गी आपको बता रखा है, ये आराम से आप समझ सकते हैं। दृष्टि आने आपको बता रखा है। असंबद्ध स्थितियों का आकलन, इससे संबंधित स्थितियों का आकलन कैसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अपन को आकलन के बारे में भी पढ़ना है। जो मैंने आपको आकलन बता रखा है और उन आकलन में अपन को क्या करना है, जैसे सीखने में बच्चे को समस्याएं आ रही है उसका आकलन अपन को करना है। मिर्गी वगैरह आती है, वाणी और भाषा संबंधी समस्याएं यदि उसको हैं, ध्यान का अभाव है, अति सक्रियता विकार उसके अंदर है, विकासात्मक समन्वय विकार यदि उसके अंदर आपको आ रहा है, टॉरेट सिंड्रोम और टिक्स, खाने पीने की समस्या, यदि ये सारी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं तो अपन को क्या है, इसका ऑटिज्म वाले बच्चों के अंदर ये सारी समस्याएं जो हैं आपको देखने को मिलती है। सीखने में समस्याएं यहाँ पर अपन को बता रखा है मैंने आपको, जिनका IQ लेवल 70 से कम होता है उन बच्चों को जो है वो सीखने में काफ़ी समस्याएं आती हैं। मिर्गी, इसमें मिर्गी के बारे में अपन ने खूब पढ़ लिया है। भाषा और वाणी संबंधी समस्याएं जो विकार हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। सारी चीज़ जो हमने जो पढ़ ली है वो यहाँ पर अपन को देखने को मिल रही है। इसके बारे में ADHD के बारे में हमने पढ़ लिया, DCD के बारे में पढ़ लिया। खाने पीने की समस्याएं जो आपको पता है बच्चे के अंदर, यदि बच्चा किसी भी डिसेबिलिटी से पीड़ित है तो आपको पता है उसकी खाने पीने की समस्याएं अपन को आती हैं। आकलन के बारे में अपन पहले बहुत पढ़ चुके हैं और इसमें ये चीज़ें जो हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। जैसे बच्चे का विकासात्मक इतिहास क्या है, बच्चा किस प्रकार से पहले से विकास कर रहा है, उसका विकास किस रूप में चल रहा है। संरचित और अर्ध संरचित स्थितियों में बच्चे का अवलोकन कैसे करेंगे आप। नर्सरी स्कूल की रिपोर्ट यदि आपको लेनी है जिसमें पूरा विवरण होता है। संज्ञानात्मक स्तर का आकलन करना है कि बच्चा कितना ज्ञान रखता है, कितना कुछ पढ़ सकता है, क्या कर सकता है। समस्या व्यवहार का आकलन करना है, भाषण और भाषा का मूल्यांकन करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर अपन की शामिल होती है। किसके अंदर, आकलन के अंदर। इसके बाद अपन का मूल्यांकन, व्याख्या और रिपोर्ट लेखन का दस्तावेजीकरण। मूल्यांकन, अब देखिए यहाँ पर अपन को कुछ नहीं करना है, एक दस्तावेजीकरण शब्द अलग आया है और कुछ अपन का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मूल्यांकन आप समझते हैं, व्याख्या करना मतलब किसी भी एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा लिखना, उसको बिल्कुल खोल करके विस्तारित रूप से लिखना, उससे होती है व्याख्या। रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट लेखन होता है किसी भी चीज़ को अपन शॉर्ट लिखें, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखें। और उसका दस्तावेजीकरण, दस्तावेजीकरण मतलब उसको अपन एक रिकॉर्ड के रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में अपन उसको क्या कर देते हैं, सहेज कर रख लेते हैं, वो आपका हो गया दस्तावेजीकरण। ये इसके अंदर अपन को पूरा बताया गया है। रिपोर्ट लेखन जो आपको पता है, मूल्यांकन में कई अलग अलग पेशेवर इनपुट प्रदान कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो निष्कर्षों पर आधारित एक व्यापक रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए। जो भी निष्कर्ष आपने आकलन या मूल्यांकन के बाद निकाला है उसकी आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। यूनिट 4 में अपन आईडी के साथ छात्रों का मूल्यांकन पढ़ेंगे। आईडी के साथ छात्रों का मूल्यांकन, देखिए यहाँ पर आईडी के बारे में अपन बहुत कुछ पहले पढ़ चुके हैं। बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य और महत्व। मूल्यांकन का उद्देश्य आप ऊपर पढ़ चुके हैं आराम से।
और ऊपर आपने जो पढ़ लिया वही मूल्यांकन का उद्देश्य है, कोई अलग से उद्देश्य अपन को कुछ भी नहीं है। बौद्धिक मूल्य दिव्यांगता का अर्थ आपको पहले से आता है, और यहाँ पर आप एक लाइन पढ़ सकते हैं। बौद्धिक विकलांगता शब्द विभिन्न आनुवांशिक विकारों संक्रमणों के कारण होने वाली स्थितियों के समूह को संदर्भित करता है। चाहे वो आनुवांशिक हो या संक्रमण के द्वारा कैसी भी किसी भी प्रकार से यदि कोई बुद्धि में विकार आया है, मानसिक रूप से कोई क्षति हुई है, तो वो आपकी क्या है, बौद्धिक विकलांगता होती है। इसके उद्देश्य आपने पहले पढ़ रखे हैं। अब यहाँ पर इन क्षेत्रों से अपन जो है बच्चे का पता लगा सकते हैं कि वो बच्चा कैसा है। जैसे सकल मोटर कौशल देख सकते हैं, उसका फाइन मोटर स्किल देख सकते हैं, हाथ और आंख का समन्वय देख सकते हैं, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। अक्षरों की पहचान कैसे कर रहा है, आकृति पहचान रहा है कि नहीं, संख्याओं को पहचान रहा है कि नहीं, रंगों की पहचान उसको है कि नहीं, अभिव्यक्ति भाषण वगैरह जो है वो अभिव्यक्त कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, सामाजिक कौशल उसका कैसा है, सहयोग करने की आदत है क्या, वो अपनी बारी से काम करने के लिए तैयार है क्या, दोस्त बनाता है क्या, एक बच्चा गतिविधि के बीच परिवर्तन करने में सक्षम है कि नहीं है ना, पता, फोन नंबर, माता पिता देखभाल करने वाले के नाम सहित व्यक्तिगत जानकारी का ज्ञान, उस बच्चे को अपने माता पिता का नाम, माता पिता का पता और उसका फ़ोन नंबर वगैरह ये चीज़ें याद रखने में सक्षम है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपन को शामिल होती है। प्री स्कूल स्तर पर मूल्यांकन उपकरण, उदाहरण के लिए उपनयन, प्रारंभिक शिक्षा के लिए पोर्टेज गाइड और आरंभ। प्री स्कूल स्तर पर आप मूल्यांकन के कौन कौन से उपकरण यूज कर सकते हो, ये यहाँ पर अपन को बताया। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर उपनयन, उपनयन क्या होता है, मानसिक मंदता वाले बच्चों के लिए विकासात्मक परीक्षण का एक कार्यक्रम है। क्या है, एक कार्यक्रम। इसमें क्या होता है अपन को थोड़ा सा याद रखना कि इस कार्यक्रम के तहत होता क्या है। यह छोटे बच्चों के लिए एक मूल्यांकन उपकरण है। इस कार्यक्रम में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में एक चेकलिस्ट, एक उपयोगकर्ता मैनुअल, गतिविधि कार्ड का एक सेट और मूल्यांकन और प्रशिक्षण के लिए सामग्री शामिल है। 0 से 6 वर्ष तक को के बच्चों के लिए ये होता है। और इसके अंदर अपन को क्या है, ये चेकलिस्ट, उपयोगकर्ता मैनुअल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपन को सामग्री यूज करनी होती है। ये सामग्री यहाँ पर ऊपर आ गई, यही सामग्री यहाँ पर नीचे लिख दी है। इसका प्रारूप क्या होगा, इसमें क्या है, गतिविधि कार्ड को हम क्या है रंगों से क्या है सबसे पहले कोडित कर देंगे, कोड उनमें लगा देंगे। मैनुअल में मूल्यांकन के दौरान उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की एक सूची शामिल है। इसमें क्या है, एक सूची जो आपको ऊपर बताई गई कि इसमें चेक लिस्ट होना चाहिए, और इसमें जो भी सामग्री यहाँ पर यूज हो रही है ये आपको यहाँ पर बताई गई है। मोटर स्वेच्छाता, भाषा, संज्ञानात्मक, समाजीकरण, ये सामग्री जो है इसके अंदर यूज होती है। इसकी चेकलिस्ट क्या है, 250 कौशल इसके अंदर शामिल है। किसके अंदर, उपनयन के अंदर। इसमें मोटर के 50 कौशल, स्वयं सहायता समूह 50 कौशल, भाषा के 50, अनुभूति के 50, समाजीकरण के 50, मतलब 5 चीज इसमें शामिल है। और पांचों के 50-50 कौशल इसमें शामिल किए गए हैं। ये गतिविधि कार्ड है। गतिविधि कार्ड के अंदर अपन क्या है, बच्चे की एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं। बच्चे की एक्टिविटी को एक कार्ड के अंदर अपन एक जगह संग्रहित करेंगे तो वो एक्टिविटी कार्ड कहलाता है। आरंभ पैकेज में अपन ये चीज़ शामिल होती है, आरंभ पैकेज। आरंभ पैकेज क्या होता है, जो 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक गतिविधियों का सुझाव दिया गया। ठीक है ना, 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी वैकल्पिक गतिविधियों का इसमें क्या दिया गया है, एक सुझाव दिया गया है। इसके अंदर क्या क्या चीज
चलिए आगे देखते हैं। आगे अपन का स्कूली उम्र में मूल्यांकन उपकरण। अब देखिए सारा कुछ अपन मूल्यांकन के ऊपर पढ़ रहे हैं, तो मूल्यांकन को यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपको कहीं पर भी इस पेपर के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम MDPS, ये क्या है, एक मानदंड संदर्भित पैमाना है। ये किस पे चलेगा, मानदंड पे चलेगा। अब इसमें सामग्री आपको दे रखी है, इसमें 336 आइटम होते हैं, प्रत्येक डोमेन में 20 आइटम अपन को आते हैं, जो वे मोटर कौशल से संबंधित, स्वयं सहायता कौशल जैसे खाना कपड़े पहनना वगैरह है, संचार कौशल है, और सामाजिक संपर्क, कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल, पढ़ना लिखना, घरेलू व्यवहार, सामुदायिक संपर्क, मनोरंजन, खाली समय की गतिविधियां और व्यावसायिक गतिविधियां। ये सारी गतिविधियां जो हैं वो हमारी इसके अंदर शामिल होती हैं। जो चीज़ थोड़ी सी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगी और आसानी से याद हो सकती है, तो उसको अपन जो है यहाँ पर पढ़ लेंगे। हाँ, एक इसके बारे में अपन को थोड़ा सा जानकारी याद करनी है। प्रोग्रामिंग के लिए कार्यात्मक मूल्यांकन चेकलिस्ट, FACP। FACP के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप याद रख लेना। प्रोग्रामिंग के लिए कार्यात्मक मूल्यांकन चेकलिस्ट एक गतिविधि आधारित चेकलिस्ट है। ये क्या एक्टिविटी पर पूर्ण रूपेण आधारित है, जिसका उपयोग मानसिक मंदता वाले बच्चों के मूल्यांकन और प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अपन के ID वाले बच्चों के लिए करते हैं अपन, और मूल्यांकन और प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं। चेकलिस्ट में सूचीबद्ध गतिविधियों को समझने में आसान है, दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, आसानी से देखने योग्य है, जहाँ तक संभव हो उम्र के अनुरूप और अत्यंत समुदाय में स्वतंत्र रूप से रहने में योगदान करती है। मतलब इसके अंदर अपन को ऐसी ऐसी एक्टिविटी यूज की जाती हैं जो दैनिक जीवन में बच्चे को काम आती हैं, समझने में वो आसान होती हैं। ये अपन ने IP की फाइल में भी FACP का प्रयोग किया है। ये जो है अपन की क्लास हैं, ये मैंने आपको पहले अभी पढ़ाई है। प्री प्राइमरी है ना, प्राथमिक वन, प्राथमिक द्वितीय है ना, द्वितीयक समूह। ये अपन जो है यहाँ पर एक चार्ट यहाँ पर आपको क्लासों के अनुसार दिया गया है, इसको आप समझ लो। प्री प्राइमरी 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं, लेस देन 80% जो है प्राइमरी, सेकंड में 9 से 14 साल, और प्राइमरी फर्स्ट में 7 से 10 है ना। सेकेंडरी में 11 से 14 साल तक के बच्चे आएंगे, वोकेशनल फर्स्ट में 15 से 18, और वोकेशनल सेकंड में 15 से 18, और आपकी वोकेशनल जो ट्रेनिंग है उसके अंदर 18 से ओवर वाले जो बच्चे हैं वो अपन के आते हैं। इसके बाद ये एम्प्लॉय बन सकते हैं, मतलब किसी भी कोई भी कंपनी या किसी भी व्यवसाय में जाकर के ये काम कर सकते हैं। प्री वोकेशनल फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों क्या 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शामिल होते हैं, यहाँ पर अपन को देख लिया। लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग की यदि बात आएगी तो वो 18 से ऊपर होंगे। इनके बारे में आपको कक्षाओं के बारे में खूब पहले बता दिया है। ये आपकी FACP होती है। FACP चेकलिस्ट जो है वो आपको पूरी की पूरी आपको IEP फाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने बनाई है तो वो आराम से अपन को आती भी है। यहाँ पर अपन को जो है देखिए प्लस और माइनस है ना, और PP BP, इनके बारे में मैंने आपको आराम से बताया है, तो आपको ये अच्छी तरीके से आता है। जब बच्चा किसी भी कार्य को स्वतः कर ले, अपने आप करे, तो उसको प्लस मार्क करते हैं, यदि कैसे भी ना करे तो माइनस मार्क करते हैं। यदि वो उसको हम बोलें और वो काम करे तो उसको BP के अंदर लिखते हैं, वर्बल प्रॉम्प्टिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और यदि हम फिजिकल रूप से यदि बच्चे का सहयोग करें और उसके बाद यदि बच्चा जो है उस कार्य को करे तो उसको कहते हैं हम PP, मतलब फिजिकल प्रॉम्प्टिंग। ये मैंने आपको खूब बता दिया है। विभिन्न कौशलों के मूल्यांकन के लिए सामग्री तैयार करना। अब शिक्षकों को कौन कौन सी मूल्यांकन के लिए सामग्री चाहिए, ये अपन यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, बाकी और इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना। तय करें कि किसी विशेष सत्र में क्या सीखा जाएगा, सीखने के लक्ष्यों को मतलब सबसे पहले शिक्षक को लक्ष्य तैयार करना है कि इस मूल्यांकन में क्या सीखना है और क्या बच्चे से हमें पता लगाना है। शिक्षार्थियों को सीखने के लक्ष्य बताएं।
जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको क्या करना है, अपन को सीखने के लक्ष्य बताने हैं कि ये बेटा इस चीज़ को यदि आप सीख जाओगे तो ये चीज़ आपको आगे जाके मिलेगी। सीखने के लक्ष्यों के बारे में शिक्षार्थियों की समझ की जांच करने के लिए प्रश्नों को संकलित करें और कार्यों को डिजाइन करें। ये अपन को एक शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षार्थियों को भी मानदंड समझाएं जिनका उपयोग उनके काम का मूल्यांकन करने के लिए किया जाएगा। मानदंड को समझाना है जिनका उपयोग उनका जो काम है उनका मूल्यांकन करने के लिए हम करेंगे, उन मानदंड को भी हमें समझाना चाहिए। तय करें कि फीडबैक कैसे प्रदान किया जाएगा, फीडबैक के बारे में भी उनको बताना है। परिभाषित करें कि शिक्षार्थी मूल्यांकन प्रक्रिया में कैसे सक्रिय भाग लेंगे, आप मूल्यांकन प्रक्रिया में किस प्रकार से एक्टिव रहेंगे। आगे की प्रगति के लिए मूल्यांकन निर्णय पर प्रदान की गई प्रतिक्रिया का उपयोग करने के लिए शिक्षार्थियों के लिए अवसरों की योजना अपन को बनानी है। ये इसके बाद में अपन का मूल्यांकन का परिणाम व्याख्या रिपोर्ट लेखन का दस्तावेजीकरण। अपन ने जो मूल्यांकन किया है उस मूल्यांकन का आपको क्या करना है, पूरा परिणाम जो है वो तैयार करना है। परिणाम की व्याख्या करनी है, बच्चों को बताना है व्याख्या करके उसको विस्तार से, और उसके बाद में उसका क्या करना है, रिपोर्ट लेखन करना है, मतलब उसको पूरा उसकी एक रिपोर्ट बनानी है, उसको लिखना है और उसका क्या करना है फिर दस्तावेजीकरण, मतलब उसको हमारे विद्यालय संस्था के अंदर उसको रिकॉर्ड के रूप में रखना है। ये अपन का 4.5 के अंदर जो है वो आता है। इसके अलावा इसमें आपका कुछ भी नहीं है। दस्तावेजीकरण के देखो विभिन्न रूप यहाँ पर लिख रखा है। तस्वीर रख सकते हो आप, वीडियो टैप, ऑडियो रिकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है ना। ये लिखा हुआ रख सकते हो, कलाकृति रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अपन रिकॉर्ड में रख सकते हैं। यूनिट नंबर 5 जो है एसएलडी वाले छात्रों के मूल्यांकन के लिए अपन की है। एसएलडी वाले छात्रों का मूल्यांकन हम किस प्रकार से जो है वो करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 5.1 के अंदर अवधारणात्मक कौशल का आकलन। अवधारणात्मक कौशल का आकलन हम किस प्रकार करेंगे, तो इसमें भी अपन को देखिए जो हमने पहले पढ़ लिया है वही इसके अंदर आएगा। जैसे दृश्य भेदभाव, ये मैंने आपको पूरा बताया है। विजुअल मेमोरी, स्थानिक संबंध, फॉर्म कॉन्स्टेंसी, अनुक्रमिक मेमोरी, फिगर, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा देख लो आप। दृश्य भेदभाव, जैसे आपको एक चित्र और डिजाइन दिखाया जाता है, पृष्ठ के नीचे मिलान वाले डिजाइन की पहचान करने के लिए कहा जाता है। आपको एक चित्र दे दिया, एक चित्र देकर नीचे आपको कुछ चित्र और दे दिया, आपसे कहा जाएगा भाई इस चित्र से इनको मिलाओ, मिलान करने वाला दिया जाएगा। विजुअल मेमोरी, व्यक्ति को 5 सेकंड के लिए एक चित्र या डिजाइन दिखाया जाएगा और इसके बाद पृष्ठ चालू किया जाएगा। बच्चे को फिर नए पृष्ठ पर ऐसा ही डिजाइन आपको बनाना पड़ेगा। स्थानिक संबंध, व्यक्ति को चित्रों या डिजाइनों की एक श्रृंखला दिखाई जाएगी, जो अलग है उसे पहचानने के लिए कहा जाएगा। आपको 2 4 5 जो है वो इस श्रृंखला वाइज चित्र दिखा दिए, आपसे कहा जाएगा भाई इस चित्रों में सबसे अलग चित्र कौन सा है। फॉर्म कॉन्स्टेंसी, व्यक्ति को पृष्ठ पर एक चित्र या डिजाइन की पहचान करने के लिए कहा जाता है, बड़ा, छोटा या घुमाया जा सकता है। आपको जो है वो एक पृष्ठ पर एक चित्र और डिजाइन पहचान करने के लिए कहा जाएगा। अब ये तो बड़ा भी किया जा सकता है, इसको छोटा किया जा सकता है, या इसको टेढ़ा मेढ़ा करके घुमाया जा सकता है। अनुक्रमिक मेमोरी, 5 सेकंड के लिए आपको वही चित्र डिजाइन दिखाया जाएगा, फिर अगले पृष्ठ पर मिलान डिजाइन की पहचान करने के लिए आपको कहा जाएगा। एक चित्र आपको दिखाया, फिर उसको हटा दिया, दूसरे पृष्ठ पर जो भी चित्र है उनमें से बताना पड़ेगा बच्चे को कि ये कौन सा चित्र है। एक फिगर ग्राउंड, व्यक्ति को अधिक जटिल आकार में एक छवि या डिजाइन की पहचान करने के लिए कहा जाता है। ये अपन थोड़े से याद रख लेना। स्मृति कौशल का आकलन, आकलन के बारे में आपको खूब पहले पढ़ लिया है आपने, तो आकलन को आप वहीं से जो है वो आराम से याद कर सकते हो। ध्यान, सुनने और बोलने के कौशल का आकलन, ये अपन को खूब पता है। ध्यान क्या होता है, सुनना क्या होता है, बोलना क्या होता है, और इसके कौशल का हम आकलन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया है कि ध्यान 4 प्रमुख घटकों से बना है। चयनात्मक ध्यान, आप चयन करने के लिए ध्यान कैसा है, ठीक है ना। दूसरा है अपन का निरंतर ध्यान, लंबे समय तक यदि आप ध्यान दे रहे हैं किसी चीज़ पर। विभाजित ध्यान, जो एक साथ एक से अधिक कार्यों में आपको लगा के रखता है, वो आपकी जो क्षमता होती है वो आपका विभाजित ज्ञान होता है। वैकल्पिक ध्यान का होता है जहाँ पर बिना फोकस खोए एक कार्य से दूसरे कार्य पर ध्यान स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, एक से दूसरे कार्य की तरफ यदि आप जाते हैं तो वो आपका वैकल्पिक ध्यान होता है।
इससे अपन को लाभ क्या होते हैं? देखिए, आत्मविश्वास बढ़ता है, चिंताएं कम हो जाती हैं हमारी, शिक्षा के क्षेत्र में हमको बहुत ज़्यादा प्रगति अपन को मिल सकती है, लक्षित समर्थन रणनीतियां जो हैं वो हम बना सकते हैं, ये अपन को इससे फायदा होता है। पढ़ने और लिखने के कौशल का आकलन यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। पढ़ने और लिखने का कौशल, पढ़ने और लिखने का, जैसे पढ़ने के कौशल क्या है? ये पाठ को पढ़ना, सूचना को संसाधित करना और अन्य इकट्ठा करने के लिए आवश्यक। अब पढ़ने के कौशल के बारे में अपन को, जैसे अपन को कुछ भी नहीं आता, जब भी आप आसानी से लिख सकते। पढ़ने का कौशल क्या है? पढ़ने का कौशल मतलब पढ़ने का काम करना, बच्चा किस प्रकार से पुस्तक को पढ़ रहा है, कितना शुद्ध पढ़ रहा है, कितना अशुद्ध पढ़ रहा है, क्या उसकी गति है, वो तेज गति से पढ़ रहा है, स्लो पढ़ रहा है, उसके बोलने में झिझक है नहीं है, ये सारी चीज़ें पढ़ने और लिखने के कौशल के लिए आती हैं। ऐसे पढ़ने का हो गया, ऐसे अपन का लिखने का कौशल हो गया। जो लिखने का क्षेत्र है, उसकी राइटिंग कैसी है, अक्षरों को किस प्रकार लिखता है, लाइन के ऊपर लिख रहा है, नीचे लिख रहा है, और शुद्ध लिख रहा है, अशुद्ध लिख रहा है, ये सारे लिखने के कौशल जो है वो अपन के यहाँ पर आते हैं। तो ये पढ़ने और लिखने के कौशल हैं इसके अंदर। एक गणित कौशल का मूल्यांकन, गणना और अनुप्रयोग। गणना आपको पता है, कैलकुलेशन करना, ठीक है ना? बच्चा कितनी तेज गति से मैथ की कैलकुलेशन करना है, कर रहा है, ऐड कैसे कर रहा है वो, ठीक है ना? एवरेज निकाल रहा है क्या, डिवाइड कर रहा है क्या, मल्टीप्लाई कर रहा है क्या, तो ये सारी चीज़ों की जो गणना करना है वो हमारे मैथ के अंदर जो है वो आती है। गणित का गणितीय समझ का आकलन करने के क्या लक्ष्य हैं? यहाँ पर आपको लक्ष्य दिए गए कि बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, विद्यार्थियों के सीखने में शिक्षक के सहयोग की सुविधाजनक बनाना, और गणित में विद्यार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना। सबसे मेन उद्देश्य हमारा है कि गणित के में विद्यार्थियों को जो सिखा रहे हैं हम, उसको बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके मूल्यांकन, उदाहरण के लिए पहली स्क्रीन, एसएलडी वाले छात्रों की स्क्रीनिंग। इसमें क्या है कि स्क्रीनिंग के माध्यम से अपन देखेंगे कि पहली स्क्रीन, जैसे विशिष्ट शिक्षण अक्षमताओं के लिए अपनी तरह का पहला स्क्रीनिंग ऐप फर्स्ट स्क्रीन शहर स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा विकसित किया गया। ये फर्स्ट स्क्रीन जो है, पहली स्क्रीन, एक ऐप है जो गैर सरकारी संगठन के द्वारा इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। और ये फाउंडेशन विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे जो हैं, या विशेष रूप से भारत में विशिष्ट सीखने की अक्षमता वाले बच्चे जो हैं, उनमें हस्तक्षेप प्रदान करता है। हस्तक्षेप मतलब उनकी सहयोग के लिए क्या करता है, ये सेवाएं प्रदान करता है। ये अपन को थोड़ा सा इतना अपन को इसके बारे में देख लो। स्कूलों में सीखने वाली बच्चों के लिए ग्रेड स्तरीय मूल्यांकन उपकरण। हाँ, बच्चों की जो सीखने की समस्या वाले जो बच्चे हैं, जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं, तो स्कूलों में हम उनको क्या है कि नंबर प्रणाली को ख़त्म कर दें, मार्क्स प्रणाली को ख़त्म करके क्या कर दें हम, ग्रेडिंग प्रणाली जो है उसके अंदर स्टार्ट कर दें। ग्रेडिंग से क्या होगा कि सारे बच्चे जो है लगभग समान रहेंगे, और किसी भी बच्चे के साथ में एक दूसरे से वो देख करके वो आहत नहीं होंगे, ठीक है ना? तो ये छोटे बच्चों के लिए ग्रेडिंग प्रणाली के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ने के विकारों का निदान परीक्षण, आपको पता है यदि बच्चे को पढ़ने में कोई समस्या आ रही है, पढ़ने में कोई विकार आ रहा है, तो उसका हम परीक्षण मतलब उसकी हम पहचान करें, और उसका क्या करें हम इसके बाद में परीक्षण करें कि किस प्रकार से इसको दूर किया जा सकता है। सीखने की अक्षमता का निदान परीक्षण, यदि किसी भी बच्चे में सीखने की अक्षमता है, बच्चा किसी चीज़ को जल्दी नहीं सीख पा रहा है या सीख ही नहीं पा रहा है, तो उसका भी परीक्षण हम करके और उसका निदान जो है वो आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। भारत की भाषाओं के लिए डिस्लेक्सिया आकलन, DALI दक्षिण एशियाई भाषाओं में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भारत द्वारा बनाया गया एक मूल्यांकन उपकरण है। डिस्लेक्सिक बच्चों की जांच के लिए अधिकांश उपकरण अंग्रेजी में उपलब्ध हैं। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, ये काफ़ी समस्याग्रस्त और सांस्कृतिक रूप से अनुपयुक्त है। इसमें क्या है कि डिस्लेक्सिया जो है उसकी पहचान करने के लिए स्कूलों में शिक्षकों के पास में क्या है, उपकरण, और भारतीय भाषाओं में मनोवैज्ञानिक के लिए मूल्यांकन उपकरण शामिल हैं, ठीक है ना? ये सारे उपकरण जो है वो इसके अंदर शामिल किए गए हैं, जिससे कि डिस्लेक्सिया वाले जो बच्चे हैं उनका पता लगाया जा सके।
मूल्यांकन व्याख्या और रिपोर्ट लेखन का दस्तावेजीकरण, ये अपन ने पहले पढ़ लिया। इसका पूरे का मूल्यांकन कर लो, इसको व्यापक रूप से विस्तारित करो, इसकी एक रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट को लिखो और उसका क्या कर लो, एक डॉक्यूमेंटेशन कर लो, मतलब उसको दस्तावेजीकरण, मतलब आराम से उसको एक जगह सुरक्षित अपन रख सकते हैं। प्रभावी मूल्यांकन की योजना और रिपोर्ट तैयार करना, ये अपन से प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रभावी मूल्यांकन की योजना और रिपोर्ट तैयार करना, तो कैसे एक प्रभावी योजना बनाओगे, आप प्रभावी मूल्यांकन करोगे कि आपने क्या किया, कौन कौन से प्रश्न आपके पास होने चाहिए, आपने क्या किया, ठीक है ना, क्यों किया था, आपको क्या मिला, आप इसका उपयोग कैसे करेंगे, मूल्यांकन के बारे में आपका मूल्यांकन क्या है। तो ये 5 प्रश्न आपके अंदर होने चाहिए। ये 5 प्रश्न यदि आपके अंदर होंगे तो आपका एक अच्छा मूल्यांकन जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अपन क्या है कि इस पेपर के अंदर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई मना नहीं है। ये पेपर आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसकी आप पढ़ाई कर लेना। 30 तारीख को ये आपका पेपर है और तीसरा पेपर है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये कौन सी, एक बार पुनः बता देता हूँ कि ये आपका कौन सी स्टूडेंट के लिए लाभकारी है, ठीक है ना। ये डी.एड और फर्स्ट ईयर आईडीडी, वैसे तो सभी बच्चों के लिए लगभग स्पेशल एजुकेशन के अंदर सभी लाभकारी होते हैं। ये आपका पेपर नंबर है 3, ठीक है ना, जो होना है आपका 30 जून 2026 को, ठीक है ना। ये उसके लिए ये पूरी वीडियो जो है वो लाभकारी, आराम से इसको पढ़ें, सुने, नोट्स हैं उसमें से आप एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।